नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th और क्लास 12th के और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। देखिए दोस्तों, अलंकार क्लास 10 और क्लास 12 और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार होते कितने हैं और उन सभी की भी परिभाषा बताऊंगी। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अलंकार। तो देखिए दोस्तों, अलंकार का अर्थ हो जाएगा कि इसकी परिभाषा हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार स्त्री आभूषण को धारण करने पर अच्छी लगती है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग वर्णों में करने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो हो जाएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तथ्यों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अलंकार का संधि विच्छेद हो जाएगा अलम प्लस कार। अलंकार का संधि विच्छेद हो जाएगा अलम प्लस कार। देखिए दोस्तों, कभी कभी अलंकार का संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग जान लीजिए कि अलंकार का संधि विच्छेद हो जाएगा अलम प्लस कार। अब हम देखेंगे कि अलंकार के भेद, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा शब्दालंकार और नंबर 2 हो जाएगा अर्थालंकार। देखिए दोस्तों, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 हो जाएगा अर्थालंकार। अब हम देखेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए। नंबर 1 शब्दालंकार। तो इसमें लिखेंगे जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, शब्दालंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, शब्दालंकार में हो जाएगा कि जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। और यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार होते हैं। देखिए दोस्तों, शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार होते हैं। तो शब्दालंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार होता है। अब दोस्तों, आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो हेडिंग बना के आप लिखिएगा अनुप्रास अलंकार। और देखिए दोस्तों, यह अलंकार भी हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो जाएगा जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आवे या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो जैसे में लिखे हैं यहाँ पे, देखिए तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे। तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे। देखिए दोस्तों, इस उदाहरण में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे में इसमें पहला वर्ण सब में ताता है और ताता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हम इस उदाहरण से कह सकते हैं कि यह उदाहरण हमारा अनुप्रास अलंकार का है। और देखिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण है फूलन में कलियन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलियन में काली कली खिलत है। फूलन में कलियन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कली खिलत है। तो इसमें भी हमारे का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरे
दूसरे उदाहरण में का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे। तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे। या फिर आप सभी कह सकते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक व चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी देखिए दोस्तों, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो उसको भी हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस भी उदाहरण में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, आप लोग उसे अनुप्रास अलंकार जान लीजिए कि वह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा है यमक अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा देखेंगे कि जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आवे। जिस उदाहरण में या जिस अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आवे लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, यमक अलंकार की परिभाषा हो जाएगा कि जहाँ पर या फिर जिस अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आवे लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, यमक अलंकार क्या होता है कि जिस उदाहरण में या जिस अलंकार में एक शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे कोई एक ही शब्द दो बार आए, एक ही बार आए लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने उदाहरण लिया है कि तीन बेर खाती है कि तीन बेर खाएगी। तीन बेर खाती है कि तीन बेर खाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसके स्पष्टीकरण में हो जाएगा। इस उदाहरण के स्पष्टीकरण में देखिए, यहाँ पे बेर शब्द दो बार आया है। यहाँ पर बेर शब्द दो बार आया है और देखिए दोस्तों, दोनों बार बेर का अर्थ अलग हो जाएगा। एक बेर का अर्थ हो जाएगा समय और एक बेर का अर्थ हो जाएगा खाने वाला बेर। एक बेर का अर्थ समय हो जाएगा और दूसरे बेर का अर्थ हो जाएगा खाने वाला। तो देखिए दोस्तों, यमक अलंकार का परिभाषा होता है कि जिस अलंकार में एक शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो, यानी कि दोनों बार उनका अर्थ समान ना हो बल्कि अलग अलग हो, तो उसे हम यमक अलंकार का उदाहरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उदाहरण में हमने लिया है तीन बेर खाती है कि तीन बेर खाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण में दो बार बेर आया, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पर। अब एक बेर का अर्थ हो जाएगा कि समय और एक बेर का अर्थ हो जाएगा खाने वाला बेर, यानी कि जिसको आप लोग बेर कहते हैं, वही हो जाएगा। और हम लोग जैसे दूसरा यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, तो दूसरा उदाहरण है काली घटा की घमंड घटा। देखिए दोस्तों, दूसरा है उदाहरण काली घटा की घमंड घटा। अब देखिए दोस्तों, काली घटा की घमंड घटा में हमारा घटा शब्द दो बार आया है। एक बार यहाँ पे घटा शब्द आया है, एक बार यहाँ पर भी आया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी घटा का अर्थ दोनों बार अलग अलग होगा। तो एक घटा का अर्थ बादल हो जाएगा और दूसरे घटा का अर्थ कम हो जाएगा, यानी कि कम होना एक घटा का अर्थ हो जाएगा और एक घटा का अर्थ हमारा बादल हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यमक अलंकार का परिभाषा समझ में आया होगा। तो यमक अलंकार की परिभाषा होता है कि जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आवे, जहाँ पर या जिस अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आवे कि लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो, दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार का परिभाषा हो जाएगा तीन बेर खाती है कि तीन बेर खाएगी। तीन बेर खाती है कि तीन बेर खाएगी। तो यहाँ पे एक बेर का अर्थ समय हो जाएगा और दूसरे बेर का अर्थ खाने वाला बेर, यानी कि बैर हो जाएगा। और दोस्तों, हमने यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिया है कि काली घटा की घमंड घटा। काली घटा की घमंड घटा। अब देखिए दोस्तों, इस उदाहरण में हमारा घटा शब्द दो बार आया है, तो एक घटा का अर्थ बादल हो जाएगा और दूसरे घटा का अर्थ कम होने से हो जाएगा। तो एक घटा का अर्थ बादल हो जाएगा और दूसरा घटा का मतलब कम हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप लोग तीसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं कनक कनक तीसरा गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक तीसरा गुनी मादकता अधिकाय। या पावे बवराय जग व खावे बवराय। या खावे बवराय जग व पावे बवराय। अब देखिए दोस्तों, कनक कनक तीसरा गुनी मादकता अधिकाय। इस उदाहरण में कनक कनक हमारा शब्द जो कनक शब्द है वह दो बार आया है
और लेकिन यहाँ पर भी कनक का अर्थ दोनों बार अलग अलग होगा। देखिए दोस्तों, एक कनक का अर्थ सोने से होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति अधिक सोना पा जाता है तब भी वह पागल हो जाता है, या फिर जो व्यक्ति धतूरा खा लेता है वह भी पागल हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी उदाहरण और उसमें प्रयुक्त शब्द का अर्थ पता चल गया होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यमक अलंकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे आप लोगों को श्लेष अलंकार बताते हैं। आगे हमारा है श्लेष अलंकार। तो देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? तो हो जाएगा जिस अलंकार में एक शब्द एक ही बार आवे, जिस अलंकार में एक शब्द एक ही बार आवे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार क्या हो जाएगा कि जिस अलंकार में एक शब्द एक ही बार आवे लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो। यमक अलंकार में होता है कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आवे लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो। और जबकि श्लेष अलंकार हो जाएगा कि एक शब्द एक ही बार आवे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब दोस्तों, श्लेष अलंकार का यहाँ पे उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण हो जाएगा चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार का उदाहरण है चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। अब देखिए दोस्तों, हम इसके उदाहरण के अर्थ को बताते हैं आप लोग को। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। अब यहाँ पे हमारा देखिए सुबरन शब्द है। सुबरन शब्द यहाँ पे एक बार आया है, लेकिन हम इसके तीनों अर्थ बताते हैं। एक बार यहाँ पे आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होगा। देखिए दोस्तों, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। देखिए दोस्तों, सुबरन माने होता है अच्छा, तो कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो जाएगा कि कवि हमेशा अच्छे वर्ण को खोजता है। अब बेविचारी का मतलब हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति हमेशा सुंदर महिला को खोजता है। फिर हमारा चोर का अर्थ हो जाएगा कि चोर अच्छे धन को खोजता है, कभी अच्छे वर्ण को खोजेगा और दुष्ट व्यक्ति सुंदर महिला को, और चोर व्यक्ति जो होता है वह अच्छे धन दौलत को ही खोजता है। तो यहाँ पे सुबरन शब्द है जो एक ही बार आया है और हमने इसका अलग अलग अर्थ आपको बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार क्या होता है कि जिस अलंकार में एक शब्द एक ही बार आवे, जिस अलंकार में एक शब्द एक ही बार आवे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाएगा चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुबरन शब्द है इसी का अर्थ तीनों बार अलग अलग होगा, क्योंकि अच्छे वर्ण को हमेशा कवि खोजता है और सुंदर महिला को दुष्ट व्यक्ति, और अच्छे धन दौलत को चोर व्यक्ति हमेशा खोजता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को श्लेष अलंकार भी समझ में आया होगा और इसका उदाहरण भी। देखिए दोस्तों, आगे आप सब लोग देखेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में परिभाषा हो जाएगा जिस अलंकार में अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए। जिस अलंकार में अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अर्थालंकार के भी तीन भेद होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार और नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो अर्थालंकार के भी तीन भेद होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार होता है, नंबर 2 रूपक अलंकार और नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को इन सभी का भी परिभाषा बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 हेडिंग आप लोग डाल लेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग लिखेंगे जिस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जिस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार का परिभाषा हो जाएगा कि जिस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या दूसरी वस्तु से की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा कि
मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा कर कमल सा कोमल है। देखिए दोस्तों, इस उदाहरण में मुख चंद्रमा सा सुंदर है। उदाहरण में देखिए दोस्तों, मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है। तो मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा ही उसका होता है उपमा अलंकार का, कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। और देखिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण है कि कर कमल सा कोमल है। यहाँ पर इस उदाहरण में कर यानी कि हाथ की तुलना या हाथ की उपमा कमल के समान की गई है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार का क्या परिभाषा हो जाएगा। उपमा अलंकार है कि जिस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से की जाए, तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। तो उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा नंबर 1, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। और नंबर दूसरा उदाहरण है कि कर कमल सा कोमल है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इनका परिभाषा उदाहरण पूछे तो आप लोग इसी प्रकार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में लिखिएगा, वहाँ पे हेडिंग बना के और नीली पेन से लिख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, उदाहरण को काली पेन से लिखिएगा। और ये देखिए, हमने आप लोगों को उदाहरण और परिभाषा बता दिया। तो देखिए, उदाहरण में मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है, तो हम इसे कह सकते हैं यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। और दूसरे उदाहरण में कहा है कि कर कमल सा कोमल है, यानी कि हाथ की तुलना कमल के समान की गई है, तो इसे भी हम उपमा अलंकार का उदाहरण कह सकते हैं। फिर हमारा अगला देखिए है कि दोस्तों, अगला हम देखेंगे रूपक अलंकार। देखेंगे रूपक अलंकार किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। तो रूपक अलंकार में लिखिएगा आप लोग, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जिस अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जिस अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए दोस्तों, यह उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह उदाहरण हर कंपटीशन की परीक्षाओं में देकर पूछ लेता है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। यह हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाता है। उदाहरण तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पहचान लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। फिर हमारा अगला है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आप लोग लिखेंगे, देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार में पहचानने का ट्रिक भी होता है कि रूपक अलंकार में हमारा बीच में डैश दिया होता है। यदि डैश देकर सी समान सरिस आ जाए तो वह उपमा अलंकार होता है, और लेकिन यदि सिर्फ डैश आ जाए तो वह हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। तो मैंने आप लोगों को उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का पहचानने का ट्रिक बता दिया। देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार में होता है कि डैश देकर सी समान सरिस आ जाता है, तो वह उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। और जबकि हमारा यदि केवल डैश देता है तो वह हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। फिर हम अगला देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा हो जाएगा कि जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनहु नील मणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उसका उदाहरण हो जाएगा कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। देखिए दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा हो जाएगा कि जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इस अलंकार में भी हमारा उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। इस उदाहरण में उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का
परिभाषा हमने आप लोग को बताया कि जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा कि सोहा तोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीन मनी सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उदाहरण समझ में आया होगा। तो आज मैंने आप सभी लोगों को अलंकार के बारे में बताया। उसमें अलंकार की मैंने आप लोग को परिभाषा बताया। और देखिए दोस्तों, अलंकार का संधि विच्छेद आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यह हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ लेता है कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अलंकार का संधि विच्छेद हो जाएगा अलम प्लस कार। और देखिए दोस्तों, बताया कि अलंकार के प्रकार, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। अब देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार में बताया कि जहाँ पर या जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और देखिए दोस्तों, शब्दालंकार के प्रकार बताया। तो शब्दालंकार का प्रकार नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का हमने परिभाषा बताया कि जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताया दोस्तों आप लोगों को कि तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे, तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे। और देखिए दोस्तों, इसके स्पष्टीकरण में आप सब लिख सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरण में तावड़ी की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हम इसे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छावे में तावड़ी की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। या आप सब लिख सकते हैं कि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इस उदाहरण में चावड़ की आवृत्ति बार बार होगी, तो उसे भी आप सब लोग अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिख सकते हैं। फिर हम लोग आगे आपको हमने बताया कि यमक अलंकार। आगे हमारा दूसरा है शब्दालंकार के प्रकार में यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का परिभाषा मैंने बताया। यमक अलंकार की परिभाषा हो जाएगा कि, तो दोस्तों हमने आप लोगों को शब्दालंकार के 3 प्रकार बताए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और आप लोगों को तीनों का परिभाषा और उदाहरण भी बता दिया है। और दोस्तों फिर हमने आप लोग को बताया कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो अर्थालंकार में जहाँ पर अर्थों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है और उसके प्रकार को बताया। तो देखिए दोस्तों, अर्थालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार और नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमने इन तीनों के परिभाषा और उदाहरण आप लोगों को बता दिया है। तो आशा करती हूँ को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो जो लोग कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, जीडी, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए, जिन भी कंपटीशन की परीक्षा में हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी वर्णमाला के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के बारे में आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किन्हें कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं, स्वर किन्हें कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वह सब मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। जो लोग कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा हर स्टूडेंट को पता रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग हिंदी के बारे में, जिन्हें स्वर और व्यंजन के बारे में नहीं पता रहेगा, वे लोग हिंदी क्या ही पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वर और व्यंजन सभी का परिभाषा भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोग को वर्णमाला का परिभाषा बताऊंगी।
तो वर्णमाला आप लोग हेडिंग डालेंगे। तो वर्णमाला को इंग्लिश में हम हिंदी अल्फाबेट कहते हैं। वर्णमाला का इंग्लिश हो जाएगा हिंदी अल्फाबेट। तो आप लोग इसमें परिभाषा लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ जो इसका परिभाषा है, अब यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को निम्न में से क्या कहा जाता है। निम्न में से वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमें चार ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा वर्ण, एक अक्षर दे देगा, एक शब्द दे देगा और एक हमारा वर्णमाला दे देगा। तो जिन भी स्टूडेंट को उसका परिभाषा पता रहेगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वही लोग सही ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लिख के इसकी परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट करके जरूर याद कर लें कि वर्णमाला का परिभाषा होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। जिसमें स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और सभी अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और सभी में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में हमारे वर्ण 52 हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो जाएंगे, जिनमें मुख्यतः स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। और देखिए दोस्तों, उसके बाद जो शेष बचे होते हैं उनमें अयोगवाह हो जाते हैं और हमारे उच्छिप्त व्यंजन भी हो जाते हैं और संयुक्त व्यंजन भी, छत्रांग आसरा जो आते हैं वे संयुक्त व्यंजन में ही आते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है हर कंपटीशन में कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसे लिख लीजिए, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है दोस्तों। फिर हम अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा वर्ण। अब दोस्तों, हम आप लोगों को वर्ण का परिभाषा बताएंगे कि वर्ण किन्हें कहते हैं। वर्ण या अक्षर एक ही होता है, जैसे छोटा आ हो गया वह एक वर्ण है तो उसको हम वर्ण कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें परिभाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वर्ण का परिभाषा हो जाएगा कि ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और ध्वनि का परिभाषा हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है या ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आप लोग को दो परिभाषा बताया, एक ध्वनि का और एक वर्ण का। तो ध्वनि का डिफिनीशन हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है या ध्वनि कहते हैं। और फिर वर्ण का परिभाषा हो जाएगा कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं या ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लिखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और यदि पूछे कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया, आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। नोट हेडिंग बना के इसमें लिखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से, यदि पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और यदि पूछे कि लेखन या लिखने के अनुसार भाषा की सबसे छोटी क्या इकाई होती है, तो लिखने के अनुसार या लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और फिर देखिए दोस्तों, अब हम आगे वर्ण को बांटते हैं। तो वर्ण देखिए दोस्तों, दो भागों में बटेगा। वर्ण हमारा दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन।
नंबर 1 स्वर हो जाएगा और नंबर 2 व्यंजन। अब देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को स्वर की डिफिनीशन और उसके प्रकार के बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, स्वर भी हमारा 3 प्रकार के होते हैं। अब स्वर में भी हम प्रकार देखेंगे तो स्वर 3 प्रकार के हो जाएंगे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर हो जाएंगे। स्वर हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। और देखिए दोस्तों, व्यंजन, तो व्यंजन भी हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। और व्यंजन भी हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और व्यंजन भी हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब दोस्तों, पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब हमने आप लोगों को वर्ड का डिफिनीशन बता दिया है, तो आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे स्वर। तो स्वर किन्हें कहते हैं, मैं आप लोगों को उनका परिभाषा बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग हेडिंग डालेंगे स्वर। तो देखिए दोस्तों, पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे स्वर। तो स्वर किन्हें कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे जिस वर्ड के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं होती है। जिस वर्ड के उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। या देखिए दोस्तों, स्वर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा स्वर का, कि जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता से ना बोले जाएं, जो वर्ड किसी अन्य वर्ड की सहायता से ना बोले जाएं, उन्हें स्वर कहा जाता है। जो वर्ड अन्य किसी वर्ड की सहायता से ना बोले जाएं, उन्हें स्वर कहा जाता है। जिस वर्ड के उच्चारण में, या आप लोग लिख सकते हैं कि जिस वर्ड के उच्चारण में अन्य किसी वर्ड की सहायता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। जिस वर्ड के उच्चारण में अन्य किसी वर्ड की सहायता न ली जाए, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया स्वर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, कि जिस वर्ड के उच्चारण में अन्य किसी वर्ड की सहायता नहीं होती है, जिस वर्ड के उच्चारण में अन्य किसी वर्ड की सहायता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और देखिए दोस्तों, फिर हम आगे लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मुख्यतः 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। और हमारे 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, इरी, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए दोस्तों, छोटा से लेकर औ तक हमारे 11 जो हैं, यह सभी स्वर हैं। छोटा से लेकर औ तक जो हैं, यह सभी स्वर हैं। और जो अंक और आहा होते हैं, वह हमारे अयुग्वाह में आते हैं। अंक और आहा को छोड़कर जो छोटा से अ तक होते हैं, वह सभी स्वर में आते हैं। और अंक और आहा जो दोस्तों, वह अयुग्वाह में आते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग से पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। और लिखित आधार पर स्वरों की संख्या 13 हो जाएंगी। यदि हम लिखित आधार पर देखेंगे तो 13 हो जाएंगे। 11 हमारे जो स्वर होते हैं वह भी हो जाएंगे, और जो 2 अयोग्यवाह होते हैं वह भी उसको लिखित के आधार पर हम उसको मानेंगे। तो यदि पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो जाएगा, और लिखित आधार पर स्वरों की संख्या 13 हो जाएगा। और उस तरह हमें पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होगी, तो स्वरों की संख्या 11 हो जाएंगी। और 11 स्वर हमारा हो जाएगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, इरी, ए, ऐ, ओ और औ। फिर देखिए दोस्तों, आगे हम आप लोगों को स्वर के भेद यानी कि स्वर के प्रकार बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे स्वर के भेद, और इसमें पहला हेडिंग रहेगा ह्रस्व स्वर। तो देखिए दोस्तों, स्वर के प्रकार में आप पहला हेडिंग डालेंगे। तो स्वर के भेद हमने आप लोग को बताया था कि स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ह्रस्व स्वर हेडिंग डाल के लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये दोस्तों, ह्रस्व स्वर का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर का एक अन्य नाम है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो देखिए, हम लिखेंगे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। और हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो छोटा, छोटी, छोटाऊ और इरी।
छोटा छोटी छोटाऊ और इरी, देखिए दोस्तों यह हरस स्वर है। छोटा छोटी छोटाऊ इरी यह हरस स्वर है। तो हरस स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 हो जाएंगी। तो हरस स्वर का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हरस स्वर कहते हैं। फिर हम अगला हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर। तो आप लोग दीर्घ स्वर में डिफिनीशन लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों दीर्घ स्वर का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आप लोग लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और हमारे दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ और औ। दीर्घ स्वर हो जाएंगे दोस्तों बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ और औ। तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाएंगी। फिर हम अगला हेडिंग देखेंगे प्लुप्त स्वर। स्वर के प्रकार में तीसरा है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर का परिभाषा हो जाएगा दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों प्लुप्त स्वर का उदाहरण हो जाएगा जैसे ओम है, रोम है, भैया है। तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर ये तीनों स्वर के प्रकार है उनको भी बता दिया है। तो देखिए दोस्तों हरस स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं। और हरस स्वर का एक नाम मान्य होता है। तो हरस स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों कभी कभी कंपटीशन की परीक्षा में पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितना होती है। तो देखिए दोस्तों मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वर को ही हरस स्वर कहते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या 4 हो जाएंगी। मूल स्वर हमारे होते हैं छोटा, छोटी, छोटाऊ और इरी। मूल स्वर होते हैं छोटा, छोटी, छोटाऊ और इरी। फिर हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा कि दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 2 गुना समय लगता है। और देखिए दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 7 होती है। फिर हमारा अगला हो जाएगा प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहलाता है। तो देखिए दोस्तों आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर के बारे में आप लोग इनका डिफिनीशन भी लिख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों जो यहाँ मैंने आप लोग को नोट में बनवाया है आप लोग नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आगे हम आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को व्यंजन के प्रकार, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन उन सभी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। और देखिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए है। देखिए दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इन्हीं सभी का डिफिनीशन और उनकी संख्या कितनी होती है उन सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों पहले हम आप लोगों को बताएंगे इन सभी लोगों का डिफिनीशन और वे कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है, उन सभी को मैं बताऊंगी। तो दोस्तों पहले आप देखिए आप हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन। आप लोगों को मैं पहले बताऊंगी कि स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन। तो इनका डिफिनीशन लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, कंठ तालु, मूर्धा, दांत एवं ओष्ठों का स्पर्श करके
मुख से बाहर आती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, देखिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन का हम परिभाषा लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन की परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, कामतालु, कामामूर्धा, कामादांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, मुख से बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और यह का से लेके माँ तक होते हैं। तो आप लोग इसका मतलब ट्रिक जान सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन का ट्रिक कम होता है, यानी कि का से लेकर माँ तक, यानी कि का वर्ग हो जाएगा, हमारा का वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यह पांच वर्गों में हमारा 25 व्यंजन आ जाएगा और जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 आ जाएगा जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्पर्श व्यंजन के याद करने का ट्रिक है कम, यानी का से माँ तक। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। देखिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। फिर हम अगला आप लोग को बताएंगे अंतस्थ व्यंजन। हमारा अगला है हेडिंग है अंतस्थ व्यंजन। फिर हम अगला आप लोग को बताएंगे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अंतस्थ व्यंजन। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हमारे या है, रा है, ला है और वा है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और जिनमें है चारों हमारे या है, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा बताया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है, स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो हमारे बहुत ही अंदर से निकलते हैं, हमारे शरीर में बहुत अंदर से निकलते हैं, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो जाएंगी। यदि आप लोगों से पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर दोस्तों आगे हम आप लोगों को बताएंगे ऊष्म व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो इसमें हम आप लोग को डिफिनीशन बताएंगे ऊष्म व्यंजन का। तो आप लोग लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में या मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में या मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों ऊष्म व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों जब आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय आपके मुख से हवा निकल करके या हवा टकरा करके मुख में हवा टकरा करके ऊष्मा पैदा करेगी, तब उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है और चारों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा बड़स्सा,
खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो जाएगा और ऊष्म व्यंजन है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा हमारे ऊष्म व्यंजन है। फिर दोस्तों हमने आप लोगों को देखिए बताया कि ऊष्म व्यंजन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकराकर ऊष्मा पैदा करती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो जाती है। और हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा यह ऊष्म व्यंजन है। अब दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी संयुक्त व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संयुक्त व्यंजन। तो आप लिखेंगे कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन का परिभाषा होता है कि दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। और हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों छत्र हैं, त्र हैं, ज्ञ और स्र। छत्र, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन हमारे किन किन व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त व्यंजन का जो योग होता है उनके बारे में हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया रहता है कि छत्र किन किन व्यंजनों के योग से बनता है या फिर त्र किन किन व्यंजनों के योग से बनता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसा भी बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, छत्र जो हमारा होता है तो किसके संयोग से बनता है, यानी कि किस व्यंजन के संयोग से बनता है। तो देखिए दोस्तों, जो छत्र है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। जो छत्र होता है आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। और हमारा जो त्र है वह आधा ता और रा के संयोग से बनता है। जो त्र है वह आधा ता और रा के संयोग से बनता है। फिर हम आगे देखेंगे ज्ञ। तो देखिए दोस्तों, ज्ञ आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। ज्ञ जो है वह आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। अब हम आगे देखेंगे स्रा। तो देखिए दोस्तों, स्रा बड़ा सा आधा बड़ा सा और रा के संयोग से स्रा बनता है। जो स्रा है वह आधा बड़ा सा और रा के संयोग से बनता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को संयुक्त व्यंजन का परिभाषा बताया कि दो अलग अलग व्यंजनों की संयोग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों की संयोग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, एक संयुक्त स्वर भी होता है और एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है और संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। और जबकि संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों आप इस बात पर कि संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन हमारे 2 टॉपिक हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है। तो संयुक्त स्वर हमारे ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। और संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर में अंतर पता चल गया होगा। देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर दोनों की संख्या 4 होती है, लेकिन संयुक्त स्वर हमारे ए, ऐ, ओ, औ होते हैं और जबकि संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का परिभाषा और उनकी संख्या को बता दिया है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को सभी का परिभाषा और उनकी संख्या बता देती हूँ।
तो आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों हर कंपटीशन की परीक्षा में जिनमें हिंदी आती है उनमें इनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से लोग इन्हीं सभी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ कामा, तालु कामा, मूर्धा कामा, दांत या ओष्ठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और हमारे स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होते हैं। तो कम इसका ट्रिक है। स्पर्श व्यंजन को याद करने का ट्रिक दोस्तों आप लोग कम लिख लीजिएगा। कम यानी कि का से लेकर माँ तक हमारे जितने भी वर्ड आते हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। हमारे देखिए दोस्तों कम में हमारे कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या में का वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यह सभी 5 वर्ग हमारे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इन सभी वर्गों को यानी कि 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब दोस्तों आगे हम आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो या है, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। फिर हमारा अगला हमने आप लोग को बताया था ऊष्म व्यंजन। तो देखिए दोस्तों अगला ऊष्म व्यंजन है। तो आप लोग ऊष्म व्यंजन हेडिंग डाल के इसमें परिभाषा लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों ऊष्म व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है तो हमारे कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो देखिए दोस्तों बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा यह हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। फिर हम आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संयुक्त व्यंजन। इसमें लिखेंगे कि 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो देखिए दोस्तों संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञ और श्राम। छत्र, ज्ञ और श्राम। अब देखिए दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा छत्र होता है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। छत्र जो होता है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। और जो त्रा होता है वह आधा ता प्लस रा के संयोग से बनता है। और जो ज्ञ है वह आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। जो ज्ञ होता है वह आधा जा और इया के संयोग से बनता है। फिर देखिए दोस्तों जो सरा होता है वह
आधा बड़स्सा और रा के संयोग से बनता है। जो स्रा होता है आधा बड़स्सा और रा के संयोग से बनता है। तो दोस्तों हमने आप लोग को बताया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। और देखिए दोस्तों, एक होता है कि संयुक्त या संयुक्त व्यंजन है और एक संयुक्त स्वर भी होता है। तो संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है और हमारे संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। तो दोस्तों आप लोग संयुक्त स्वर को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, जो होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त स्वर का भी वही परिभाषा हो जाएगा कि दो अलग अलग स्वरों के। देखिए संयुक्त व्यंजन में होता है कि दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त स्वर का परिभाषा हो जाएगा कि दो अलग अलग स्वरों के संयोग से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वरों की भी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक में लिख लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो हमारे स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक होते हैं। फिर आप लोग दूसरा लिख लीजिएगा कि अंतस्थ व्यंजन। फिर देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। और देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा था कि ऊष्म व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हाँ ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर दोस्तों हमने आप लोग को अगला बताया कि संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छ, त्रा, ज्ञ और स्रा। और देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया संयुक्त स्वर। तो आप लोग संयुक्त स्वर भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो संयुक्त स्वर हमारे ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, ज्ञ और स्रा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, छत्र जो हमारा होता है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। जो त्रा है आधा ता प्लस रा के संयोग से बनता है। और जो ज्ञ है वह आधा जा प्लस ई के संयोग से बनता है। और जो स्रा है वह आधा बड़स सा और रा के संयोग से बनता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आप लोगों को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। और इनकी परिभाषा के साथ साथ इनकी संख्या को भी बता दिया कि कौन कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी में प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, हमारा पहला है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। पहले मैं आप सभी लोगों को जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताऊंगी और उनकी रचनाओं के बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है। यदि पूछे क्वेश्चन में कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और यदि पूछे कि हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है, हिंदी का कलाधर किस कवि को कहा जाता है, या फिर हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, हिंदी का कलाधर जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और छायावाद का जनक भी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। फिर देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं हैं झरना है, आंसू, झरना, आंसू, कंकाल, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त,
कानन कुसुम, करुणालय, चित्राधार, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व यही सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, आंसू, लहर और कामायनी, यह सब तीनों रचनाएं रस सिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, लहर और कामायनी तीनों रस सिद्ध रचनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सी रचना है, कौन सी ऐसी उनकी रचना है जो महाकाव्य है, तो देखिए दोस्तों, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक महाकाव्य है। कामायनी उनकी महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाएगा झरना, आंसू, कंकाल, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कानन कुसुम, करुणालय, चित्राधार, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व यह सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि छायावाद का जनक किस कवि को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, हिंदी का कलाधर भी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है। जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है इरावती है। जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है इरावती है। फिर हमारा अगला है कि अगला हम किस कवि के बारे में जानेंगे, तो अगला देखिए दोस्तों, प्रेमचंद जी की रचनाएं के बारे में जानेंगे हम। अगला हमारा है प्रेमचंद जी की रचनाएं। तो देखिए दोस्तों, प्रेमचंद जी ने ज्यादातर उपन्यास ही लिखा है। इनको उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है या उपन्यासों का उपन्यासकार। यदि क्वेश्चन में पूछे कि उपन्यासों का उपन्यासकार किसे कहा जाता है, उपन्यासों का उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यासों का उपन्यासकार कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी की रचनाएं कौन कौन सी है? रंगभूमि, कायाकल्प, ईदगाह, वरदान, निर्मला, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन गोदान, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र, दो बैलों की आत्मकथा और दोस्तों, बड़े घर की बेटी भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं रंगभूमि, कायाकल्प, ईदगाह, वरदान, निर्मला, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन गोदान, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, मंगलसूत्र, दो बैलों की आत्मकथा और बड़े घर की बेटी भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, इनसे क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद जी की अधूरी उपन्यास। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि प्रेमचंद जी की अधूरी उपन्यास क्या है, तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। यदि पूछे कि जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास क्या है, तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास इरावती है और मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। फिर देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। प्रथम उपन्यास है सेवा सदन है, जिसकी रचना इन्होंने 1918 ईस्वी में की थी। और दोस्तों, इनका दूसरा उपन्यास है वरदान, जिसकी रचना इन्होंने 1920 ईस्वी में की थी। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, जिसकी रचना प्रेमचंद जी ने 1918 ईस्वी में की थी। और द्वितीय उपन्यास है वरदान, जिसकी रचना इन्होंने 1920 ईस्वी में की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त किया गया है। अंग्रेजों द्वारा जब्त किया गया मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन सा है, तो दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा जब्त किया गया उपन्यास सोजे वतन है। मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त किया गया है, तो दोस्तों, सोजे वतन अंग्रेजों के द्वारा जब्त किया गया उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, जिसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने 1918 ईस्वी में की थी।
और द्वितीय उपन्यास वरदान है, जिसकी रचना इन्होंने 1920 ईस्वी में की थी। और इनका ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त किया गया था? तो दोस्तों सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद जी का ऐसा उपन्यास है जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त किया गया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन यदि पूछे कि उपन्यासों का उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यासों का उपन्यासकार कहा जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हम अगला देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है रामधारी सिंह दिनकर। तो हम रामधारी सिंह दिनकर कवि की रचनाएं के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना है। तो इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह और परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। तो आप बताएंगे कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं हो जाएगा कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह और परशुराम की प्रतीक्षा। तो यह सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फिर देखिए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर से क्वेश्चन क्या बनता है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो देखिए दोस्तों, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को भारत का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। और यदि पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। और दोस्तों, यदि पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रचना है। तो देखिए दोस्तों, इनकी रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, सैरंधी, झंकार, स्वदेश। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, सैरंधी, झंकार और स्वदेश। यह सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। फिर देखिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त से क्या हमारा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और दोस्तों देखिए, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि माना था। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि माना था। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो जाएगा पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, सैरंधी, झंकार और स्वदेश। यह सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। और दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है और हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। आगे हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन कौन सी रचना है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, अड़िमा, परिमल, तोड़ती पत्थर, गीतिका, बेला, अनामिका, आराधना, अर्चना, नए पत्ते और तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, अड़िमा, परिमल, तोड़ती पत्थर, गीतिका, बेला, अनामिका, आराधना, अर्चना, नए पत्ते और तुलसीदास।
तुलसीदास भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम जानेंगे तो हमारा इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंदी के क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। हिंदी के क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी के क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन में पूछे कि हिंदी का क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हिंदी का क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है। हिंदी की आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो देखिए दोस्तों, हिंदी की आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। हिंदी की आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। और दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की जो दो रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर 1 है हिम तरंगिणी, नंबर 2 है हिम किरीटिनी। नंबर 1 हिम तरंगिणी और नंबर दूसरा है हिम किरीटिनी। यह माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही प्रमुख दोनों रचनाएं हैं और माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी की आत्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, हिंदी के क्रांतिकारी कवि पूछे कि हिंदी के क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं, तो दोस्तों हिंदी के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। हिंदी का क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि केशव दास की रचनाएं, केशव दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिए दोस्तों, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिखा, चंद्रमाला, रतन बावनी, यह सभी केशव दास की रचनाएं हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिखा, चंद्रमाला, रतन बावनी, यह सभी केशव दास की रचनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, यदि हमारा क्वेश्चन पूछे कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। और केशव दास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिखा, चंद्रमाला, रतन बावनी। फिर हमारा अगला है कि तुलसीदास जी की रचनाएं। आगे हम देखेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है। रामचरितमानस, रामलला नहचू, वैराग संदीपनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, रामलला लहचू, यह सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। देखिए दोस्तों, तुलसीदास की रचना हो जाएगा रामचरितमानस, रामलला नहचू, वैराग संदीपनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली, और यह सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। देखिए दोस्तों, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, इसकी रचना तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की है। विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, इन तीनों की रचना तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की है। और यदि पूछे कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो देखिए दोस्तों, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किया है। यह क्वेश्चन हर बार ही हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो देखिए दोस्तों, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। और पूछता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, तो दोस्तों, रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा कांड का नाम है बाल्य कांड। देखिए दोस्तों, जब भी पूछे कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, तो आप बताएंगे कि रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा कांड है बाल्य कांड। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है या मैथिल कोकिला किस कवि को कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, मैथिल कोकिला विद्यापति को कहा जाता है। और यदि पूछे कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका किसकी रचना है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो देखिए दोस्तों, कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही रचनाएं विद्यापति की है। और विद्यापति को मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है।
जब भी पूछे कि मैथिल कोकिला के नाम से किस कवि को जाना जाता है तो आप बताएंगे विद्यापति को मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे उग्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, पांडे विचैन शर्मा जी का पूरा नाम होता है पांडे विचैन शर्मा उग्र। तो उग्र कवि के नाम से पांडे विचैन शर्मा जी को ही जाना जाएगा। और इनकी और रचनाएं हैं उसकी माँ, खुदाराम, गंगा, गंगा दत्त व गांगी। यह सभी रचनाएं पांडे विचैन शर्मा उग्र जी की है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों के लिए हिंदी में प्रमुख हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं के बारे में बताया है और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी बताया है। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनमें हिंदी पूछा जाता है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए। और हिंदी, जीके और मैथ और रीजनिंग की सभी टॉपिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।